Hello everyone, good morning and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम जिसमें आपको प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स की यूनिट 5 में आप लास्ट टॉपिक पे देखेंगे जिसमें क्रिप्टो प्रिजर्वेशन और जर्म प्लाज स्टोरेज है, जिसको आपको इस वीडियो लेक्चर्स में कवर आउट करना है। मे बी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, सो उस बेस पे आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और साथ ही आपको नोट प्रिपेयर करनी पड़ेगी ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसके पहले एक बात बताइए कि आप लोग अच्छे तो हैं और कंटिन्यू स्टडी भी कर रहे हैं ना, राइट? सो आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए स्टडी करिए, बिकॉज आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। देन उस बेस पे आपको प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करनी होगी। सो यहाँ पे आज अपन को पढ़ना जर्म प्लाज स्टोरेज क्या होता है, ठीक है। इसका अगर व्यापक अर्थ देखें, एक जर्म प्लाज जो स्टोरेज होता है फ्रेंड्स, वो आनुवांशिकी सामग्री यानी जेनेटिक्स जो मटेरियल होता है, जेनेटिक सामग्री होती है, यानी जीन की कुल मात्रा होती है ना, इससे है। इसका क्या अर्थ है? जीन की कुल मात्रा या जेनेटिक सामग्री क्या होता है? जीन की कुल मात्रा या जेनेटिक सामग्री ही होता है जर्म प्लाज, ठीक है। इसमें जर्म कोशिकाओं के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित की जाती है, यानी कि जो जर्म सेल्स होती हैं इसके थ्रू जो बेबी होता है उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जर्म प्लाज प्रजनक को विभिन्न फसलें विकसित करने के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, ठीक है। रॉ मटेरियल उसको प्रोवाइड करवाता है, यानी कि विभिन्न प्रकार की फसलें को प्रोड्यूस करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स जो होती हैं अलग अलग वेराइटीज़ की होती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले कच्चा माल प्रोवाइड करवाते हैं। इस प्रकार सभी प्रजनन कार्यक्रम में जर्म प्लाज का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जर्म प्लाज को स्टोरेज करना क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे आदिम मनुष्य ने जैसे आदिम मनुष्य ने भोजन और आश्रय के लिए पौधों की उपयोगिता के बारे में सीखा, उसने एक मौसम से दूसरे मौसम तक चयनित बीजों या वनस्पतिक प्रवर्धन को बचाने की आदत विकसित की। दूसरे शब्दों में आदिम लेकिन पारंपरिक जर्म प्लाज जो संरक्षण होता है और प्रबंधन भी माना जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो जर्म प्लाज का स्टोरेज होता है, ताकि नई वैरायटी की किस्में उत्पन्न की जाए, प्रोड्यूस किए जा सके, ओके। अब मैं अगर एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको डिफ़ाइन करने की ट्राई करूं कि आप किसी चीज़ को, आपके घर के अंदर स्टोर रूम है, आप क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो आपके एक्स्ट्रा खाने पीने की सामग्री है, जैसे आपका अनाज, गेहूँ, मोटे हो गया, सो इनको मतलब एक कंटिन्यू एक ईयर के लिए पूरा मतलब साल का एक टारगेट बना के रखते हैं कि अभी इतना लगेगा उस हिसाब से। तो ऐसे ही स्टोरेज होता है। स्टोरेज में क्यों रखते हैं? बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं ना, जो आपको बाद की यूज़ के लिए काम आएंगी। तो स्टोरेज क्या होता है? आप चाहे किसी भी स्टोरेज की बात करो, तो स्टोरेज वही होता है जो बाद में यूज़ आए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे जर्म प्लाज स्टोरेज या भंडारण का मुख्य जो मेन पर्पस होता है, किसी विशेष पौधे या जेनेटिक स्टॉक्स की आनुवांशिक वेरिएशंस को भविष्य में, मतलब आनुवांशिकी जो विविधता होती है भविष्य में किसी भी समय उपयोग के लिए संरक्षित किया जाता है। क्यों किया जाता है जर्म प्लाज स्टोरेज? किसी भी मतलब समय इसकी उपयोगिता हो सकती है जेनेटिक्स वेरिएशंस को देखते हुए, तो इसीलिए इसको स्टोरेज किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है? वांछित, यानी कि आपकी इच्छा अनुसार जीन्स वाले, बेहतरीन लक्षण वाले, विशेषताएं वाले नई स्पीसीज, नई वैरायटीज़ जो प्लांट क्रॉप्स की होती हैं, उनका पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले कृषि पौधों की जगह लेना शुरू कर दिया गया। अब लुप्त प्राय जो पौधे होते हैं, जो विलुप्त होने की कगार में हैं, उनको भी संरक्षित करना, उनको भी स्टोरेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। सो उस बेस पे इसको स्टोरेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जर्म प्लाज संरक्षण के लिए क्या बना है? अंतर्राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन बोर्ड, IBPGR, जिसको इन शॉर्ट कहते हैं। कौन सा बोर्ड बना है? अंतर्राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन बोर्ड नामक एक वैश्विक निकाय स्थापना की गई है। इसका मुख्य मेन पर्पस क्या है कि वर्ल्ड के अंदर, दुनिया भर में जो प्लांट आनुवांशिकी संसाधन है उनका संग्रह करना, उनको स्टोरेज करना, उनका संरक्षण करना और बाद में उपयोग कर लेना जब आपको हेल्प चाहिए होती
है तो आपको पता है कि जर्मप्लाज्म स्टोरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन बोर्ड का एक वैश्विक निकाय है जिसको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे किसी भी स्पीसीज़ की वैरायटी उसको इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं, एक्स सीटू, ऐसे ही मतलब अंतः स्थानीय और बाह्य स्थानीय जो संरक्षण होता है, यानी किसी दूसरे स्थान में जो होता है संरक्षण स्टोरेज, वो बाह्य स्थानीय होता है, एक्स सीटू होता है। इन सीटू क्या होता है कि अंदर ही मतलब स्टोरेज करना अपने एरिया पे। सो यहाँ पे एक मतलब प्रॉपर क्राइटेरिया होता है इन सीटू संरक्षण, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है या राष्ट्रीय उद्यान या जीन अभ्यारण्य, क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान और जीन अभ्यारण्य स्थापित करके उनके प्राकृतिक वातावरण में यानी नेचुरल तरीके से जर्मप्लाज्म के संरक्षण को इन सीटू कहते हैं। जैसे आप किसी भी नेचुरल स्पीसीज़ को, किसी भी स्पीसीज़ को, जाति को जो विलुप्त होने के कगार पे है, अगर आप पर्टिकुलर एरिया पे अपने ही इंडिया के अंदर कहीं भी रखते हैं, उनका स्टोरेज करते हैं ताकि उनकी स्पीसीज़ ना ख़त्म हो जाए और ये लुप्त होने के कगार पे है, इनके संकट जो ख़त्म होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन जातियों को क्या किया जाता है, नेचुरल वातावरण में, जब प्राकृतिक वातावरण में जर्मप्लाज्म का संरक्षण किया जाता है तो इन सीटू माना जाता है। कहाँ पर, प्राकृतिक वातावरण पर। यानी यह दृष्टिकोण आनुवंशिक विविधता वाले कई जंगली रिश्तेदारों के साथ साथ निकट जो प्राकृतिक आवास है भूमि पौधों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसीलिए इन सीटू संरक्षण को उच्च प्राथमिकता वाले जर्मप्लाज्म संरक्षण कार्यक्रम के रूप में माना जाता है। इन सीटू संरक्षण को उच्च प्राथमिकता वाले जर्मप्लाज्म संरक्षण कार्यक्रम में माना जाता है। ठीक है, अब आगे समझ में बात, स्टोरेज क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। इन सीटू क्या होता है कि नेचुरल अपने प्राकृतिक वातावरण में किसी को स्थापित करके उसका संरक्षण करना, ये नेचुरल होता है, इन सीटू होता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है क्यों इन सीटू किया जाता है, क्योंकि पर्यावरणीय खतरों के कारण, मान लीजिए कोई एपिडेमिक आ गई, महामारी हो गई, आपदा हो गई, जिसके कारण ये जर्मप्लाज्म को खतरा होने का डर होता है या लुप्त होने का होता है, तो इससे क्या होता है, इसको खोने का जोखिम है और बड़ी संख्या में जीनोटाइप के रख रखाव की लागत बहुत अधिक होती है। अब दूसरा एक्स सीटू, जिसको बाह्य संरक्षण कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं, इसमें खेती की गई और जंगली पौधों की सामग्री से प्राप्त, क्या हो गया, खेती की गई और जंगली पौधों की जो सामग्री है, मटेरियल से प्राप्त जो जर्मप्लाज्म है, उनके संरक्षण के लिए एक्स सीटू संरक्षण की जो मेथड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी जो सीड्स के फॉर्म में इन विट्रो कल्चर, यानी पौधों की कोशिकाएं ऊतक अंग से प्राप्त, पौधों की जो सेल्स होती हैं या ऊतक अंग से प्राप्त जो जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं, उनको उपयुक्त परिस्थितियों में दीर्घकालिक भंडारण के लिए, एक मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड्स के लिए रखते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोरेज करते हैं। उसके लिए जीन बैंकों के रूप में, जीन बैंक्स होते हैं, उनके रूप में संरक्षित किया जाता है। आपने सुना जीन बैंक, जीन बैंक का नाम आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। स्पेशली आपको पता है कि जो स्टोरेज किया जाता है यहाँ पे वो जीन बैंकों में ही किया जाता है। ठीक है, और जीन बैंकों की जो सफल स्थापना के लिए पौधों की जो आनुवंशिकी आबादी है, यानी आनुवंशिकी संरचना और नमूनाकरण, पुनर्जनन, जीन पूल के रखरखाव में शामिल हैं ये सारी टेक्निक्स। सीड के फॉर्म में जर्मप्लाज्म का स्टोरेज कैसे किया जाता है, आमतौर पर आप देखते हैं, क्या देखते हैं, जनरली आप देखते हैं कि जो बीज होते हैं पौधों के जर्मप्लाज्म को, प्लांट के जो जर्मप्लाज्म को संरक्षित करने के लिए सबसे आम और सुविधाजनक सामग्री है। चलिए मैं एक बहुत ईजी लैंग्वेज पे आपको डिफ़ाइन करूँ। जब आप नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट टाइम, जैसे क्रॉप्स की टाइम आती है, फसल उगाने की आती है, तो आप कुछ बीज स्टोर करके रख देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इस वैरायटी का बीज नेक्स्ट टाइम आप बोएंगे तो वो उतनी ही क्वालिटी वाले होंगे। अगर आपको समझ में आता है कि चलिए इस साल का जो गेहूं है उसमें वैरायटीज़ अच्छी हैं, इसमें मतलब इसको खाने में टेस्टी है, ऐसा कुछ है, तो इसमें प्रोटीन भी काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छी किस्म की फसल है। सो आप उसको नेक्स्ट मतलब जब तक सीज़न नहीं आता है तब तक के लिए स्टोरेज करते हैं, बीज को भी संरक्षित करते हैं, चाहे वो गेहूं हो, चने हो, तभी ना आप बीज जब बोते हैं तभी फसल उगती है। तो कोई भी चीज़ जब आप संरक्षित करते हैं तो अगले उपयोग के लिए आप करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उनके जर्मप्लाज्म को संरक्षित करने के लिए सबसे आम और सुविधाजनक सामग्री है
मतलब ऐसा ऐसा है कि कई बीजों मतलब जो पौधे होते हैं बीजों के माध्यम से फैलते हैं। कैसे फैलते हैं? बीजों के थ्रू। और बीज जो होते हैं अपेक्षाकृत कम जो एरिया होते हैं कम घेरते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको विभिन्न स्थानों पर आसानी से ले जाया जाता है। अक्सर आप जब खेती करते हैं तो नई वेराइटीज़ के बीज ही ले आते हैं ना, सीड, बेसिकली सीड ही को जब बोते हैं तभी ना एक नई क्रॉप्स तैयार होती है। और उस क्रॉप्स में ऐसा होता है कि मान लीजिए आप बहुत पुराने बीजों को बो रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे फीचर्स थे, देन आपको ये मतलब लगता है कि ये बीज अब स्टोरेज करके रखना चाहिए कि अगली ऋतु में जब फसल की ऋतु आती है तो अगले ऋतु में इसको ही बोएंगे। तो उन चीज़ों को आप एक जगह से दूसरी जगह ला के क्रॉप्स कर सकते हैं, उनको बो सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है। इसके लिए कोई लिमिटेशंस भी होती हैं। मान लीजिए समय बीत गया तो किसी का अगर जो लाइफ टाइम है कैपेसिटी है वो भी थोड़ा सा कम हो जाती है या फिर नष्ट हो जाती है, तो बहुत टाइम तक आप स्टोरेज भी नहीं कर सकते हैं। एक टाइम पीरियड होता है, मैक्सिमम 6 मंथ, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर पूरा लग जाता है। सो ऐसे आप रख सकते हैं। फिर बीज कीटों या रोगाणुओं के हमले के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण वे नष्ट होते हैं। आपको पता है छोटे छोटे जो पाई वगैरह है ना वो बीज में लग जाते हैं, जिसके कारण वो उनको अंदर से खुदरा कर देते हैं, अंदर से खा जाते हैं। सो इनके भी खतरे बढ़ जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि बीज द्वारा जो प्रचारित पौधे वो लिमिटेड हैं, वो सीमित है, इसलिए यह वनस्पतिक रूप से प्रचारित पौधे जैसे आलू हो गया, आइपोमिया हो गया, डायोस्कोरिया के उपयोगी नहीं है। प्लाज स्टोरेज है, इनके लिए इन विट्रो मैथड्स क्या होती हैं? इन विट्रो विधियाँ जिसमें अंकुरण या विभज्योतक और भ्रूण का उपयोग किया जाता है, जो जर्मिनेट होता है या फिर जो विभाजित ऊतक होता है या फिर भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसका बेसिकली उपयोग होता है। वनस्पतिक रूप से प्रवर्धित पौधों के जन्म प्लाज के संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा आदर्श रूप में उपयुक्त है। इन विट्रो द्वारा जो बीज होते हैं आनुवांशिकी रूप से इंजीनियर सामग्री वाले पौधों को भी संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने सुना होगा। इन विट्रो जो स्टोरेज होता है मुख्य रूप से कैसे होता है? इसके मेन 3 दृष्टिकोण हैं, जिसमें क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसको फ्रीज प्रिजर्वेशन कहते हैं। ऐसे एरिया पे एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया होता है, जैसे आप कभी कभी बड़े बड़े मॉलों में जाते हैं तो वहाँ पे जो वेजिटेबल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब इतनी कूल, मतलब तुरंत की एकदम फ्रेश क्यों लगती हैं? बिकॉज वहाँ पे पूरा स्टोरेज जो होता है, एरिया होता है जहाँ पे रखने का होता है, वो पूरा फ्रीज प्रिजर्वेशन होता है। वहाँ पे कंटिन्यू जो फ्रीजिंग होती है, तो इसके कारण वो एकदम फ्रेश रहती हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस उनको टच भी नहीं करता। तो इसीलिए अगर आप ऐसे मीडियम पे रखते हैं देन वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात कोल्ड स्टोरेज। तीसरी बात कम दबाव, यानी कि कोई प्रेशर होता है वो कम होता है। ऑक्सीजन कम भंडारण, ये भी इसके मुख्य रूप से पर्पज़ है इसको स्टोरेज करने के लिए। अभी तक आपने क्रिप्टो प्रिजर्वेशन पढ़ा, क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है, क्रायोस फ्रॉस्ट का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि जमे हुए अवस्था में संरक्षण। क्या? स्टोरेज हुए अवस्था में, जब इसका स्टोर किया जाता है जमे हुए अवस्था में। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्रायो प्रोटेक्ट्स भी की उपस्थिति में जो तापमान होता है उसको कम करके पौधों की जो कोशिका होती है ऊतक संवर्धन, यहाँ पे कोशिका ऊतक संवर्धन को शून्य और गैर विभाजन अवस्था में लाना होता है। ये दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रायो प्रिजर्वेशन होता है उसका व्यापक अर्थ जो होता है, यानी कि कम तापमान पर स्टोरेज होता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है 79 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कम तापमान वाले डीप फ्रीज़र होते हैं। वाष्प अवस्था में नाइट्रोजन होती है, द्रव नाइट्रोजन, तो इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है बेसिकली। सो अब आपके लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लेक्चर ऑलरेडी लेंथी हो चुका है एंड आपको पता है कि मुझे जब कंटेंट सर्च करना पड़ता है उसके बाद वीडियो अपलोड करने तक की प्रोसीड कंटिन्यूसली 1 आवर्स तक की होती है। और इसके साथ भी जो मेरा कंटिन्यू टाइम जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम भी है और उस बेस पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे आप वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हो रही है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है देन आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।